हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं अपना साइंस में चैप्टर नंबर 6, एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। सो दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 2 एंड आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज़ एकदम क्लियर पहुँच रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। एंड सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। तो हमने सबसे पहले एडोलेसेंस का मतलब समझा था, फिर हमने देखा था कि एडोलेसेंस के टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर किस किस टाइप के चेंजेस होते हैं, तो वही सारे चेंजेस हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। ओके, सो ये तो सब हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमने कर लिया था। एंड ग्रोइंग विद एज टीनेज, हाँ ये भी हमने देख लिया था, जहाँ पे ये दोनों बच्चे डिस्कस कर रहे हैं कि किसकी बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं। वॉइस में चेंजेस आते हैं, हाइट में चेंजेस आते हैं, वेट में चेंजेस आते हैं, अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं। इवन इस एज पे क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पिंपल आना, एक्ने आना स्टार्ट हो जाता है, ऑयली फेस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर अ पॉइंट, अ की पॉइंट टू रिमेंबर, है ना। यहाँ से हमको आज की क्लास स्टार्ट करनी है। अ की पॉइंट टू रिमेंबर, तो फटाफट से अपने बुक्स निकाल लीजिए और इस पेज पे आइए जल्दी सी। फिर हम देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या करेंगे। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट। Whether it is a change in height, voice, or a facial hair, it is important to recognize that the timing, nature, and the extent of these changes vary among the individuals, and these variations are completely normal. तो टीन एज के टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर जो जो चेंजेस आते हैं, हाइट में चेंज आना, वेट में चेंज आना, वॉइस में चेंज आना, पिंपल आना, है ना। तो ये क्या होता है कि इन सब का हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक टाइम पीरियड होता है जो अलग अलग पर्सन पे अलग अलग तरीके पे आता है, अलग अलग तरीके से आता है। ठीक है, बट ये सारी की सारी चीज़ें बेटा कैसी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे बॉडी में इस तरीके के चेंजेस क्यों आ रहे हैं, तो ये घबराने वाली बात नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। ओके, now each person experiences adolescence at his or her own pace and its duration also varies from one person to another। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा इंसान हो जिसका एडोलेसेंस एज आया ही नहीं हो, है ना। अगर मान लो आप 9 साल के हो तो ये तो गारंटी है कि उसके बाद आप 10 साल के ही होगे, उसके बाद आप 11 के होगे, तो स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपका टीनेज। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप अभी 10 साल के हो, फिर आपका बीच का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया और आप डायरेक्टली 20 साल के हो गए, है ना। तो ये चीज़ नहीं हो सकता। जो बीच का 10 साल का गैप है ना, उसको कोई हटा नहीं सकता। और हर एक इंसान में ये एडोलेसेंस एज आती है जहाँ पे उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, बट हाँ ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कुछ ऐसे हम ऐसा बोल सकते हैं, कुछ ऐसे ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी में बहुत रैपिडली ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। आपने देखा होगा, अपने अपनी क्लास के बच्चों को देखा होगा, कुछ ऐसे होंगे जो मान लो 7th क्लास में होंगे, बट वो 7th क्लास जैसे लगते नहीं होंगे, है ना। ऐसा लगता होगा उनको दिख रही है तो 4th 5th के बच्चे हैं, तो उनकी बॉडी में उतना जल्दी ग्रोथ नहीं आया है, तो उनका एडोलेसेंस एज थोड़ा लेट स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब 7th में हैं, बट वो दिखते ऐसे हैं कि भाई वो 9th 10th के बच्चे होंगे, यानी कि उनकी बॉडी में ये चेंज बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गया है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, प्लस जो बच्चे की बॉडी है, जो स्टूडेंट की बॉडी है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा है ना। किसी किसी के फैमिली बैकग्राउंड में सारे के सारे बहुत हट्टे खट्टे लोग होते हैं, तो बच्चे भी शुरुआत से ऐसे ही होते हैं, उनकी भी हाइट शुरुआत से बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करता है। ओके, सो ये की पॉइंट था जो हमें याद रखना था। Now we have to understood some of the changes that takes place during adolescence। तो कुछ और भी changes हैं जो जिनका हमको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, particularly those are easily observable। some of these characteristics changes like change in voice, growth, मतलब ये हम easily observe कर सकते हैं।
ठीक है. Facial and the chest hair in the boys and the development of breast in girls are not directly involved in the process of the reproduction. ठीक है, but they are the part. ठीक है, ये part है. However, these characteristics changes help distinguish males from females. तो जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, तो उनको हम ऐसे नॉर्मली देख के नहीं इतना जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर दे आर मेल और फीमेल. लेकिन जब हमारे एडोलेसेंस एज आती है, जब हम उस एज से पास हो रहे होते हैं, तो उस वक्त जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस की वजह से वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि कौन मेल है एंड कौन फीमेल है. क्लियर. फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. तो फेशियल हेयर आना, चेस्ट पे हेयर आना, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होना, तो ये सब के सब क्या बात बता रहे हैं, ये सब के सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की निशानी है. ठीक. नाउ secondary sexual characteristics are natural sign that a body is preparing for adulthood. तो ये जब हमारी बॉडी में इस तरीके के चेंजेस आते हैं, तो दैट चेंजेस शो अस कि अब हम रेडी हो रहे हैं एडल्टहुड की तरफ जाने के लिए, है ना, अब हम बड़े हो रहे हैं. सो दे मार्क द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी. तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, उसको हम नाम दे देते हैं प्यूबर्टी. ठीक है, क्या नाम दे देते हैं हम, प्यूबर्टी. प्यूबर्टी क्या है, puberty is the stage in which the body of an adolescent undergoes external and internal change. तो puberty adolescence का एक ऐसा स्टेज है. ठीक है, puberty adolescence का एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर, ठीक है, इंटरनली एक्सटर्नली क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे वो एक टीन एज से एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी. ठीक है, सो डेवलपमेंट इनटू एन एडल्ट केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. और साथ ही साथ इसी एज में, प्यूबर्टी की एज में, एक ह्यूमन जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाता है. क्यों, क्योंकि उस वक्त हमारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो भी क्या हो चुके होते हैं, डेवलप हो चुके होते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारे हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिव कराते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन पॉसिबल है. नाउ चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज. तो क्या क्या चेंजेस हैं जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज को इंडिकेट करते हैं. नाउ एडोलेसेंस इज मार्क्ड नॉट ओनली बाय द observable changes but also by internal changes that are not visible from the outside. See, एक ह्यूमन की बॉडी में काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जिनको हम ऐसे देख के नहीं बता सकते. वो हमारी बॉडी के इंटरनली, हम ऐसा बोल सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन में चेंजेस आते हैं जो बाहर से कोई इंसान देख के नहीं बता सकता है. ठीक है, एंड वो जो इंटरनल चेंजेस होते हैं वो इंडिकेट करता है कि ये जो ह्यूमन है दैट इज नाउ, हम ऐसा बोल सकते हैं, दैट इज नाउ केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. तो वो चेंजेस कब होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है, चेंजेस इज द मेंसुरेशन ऑफ द वेरियस पार्ट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन. तो वन सच चेंज इज द मेंसुरेशन. ये एक सबसे बड़ा चेंज है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एडोलेसेंस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, है ना, जो गर्ल्स के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है. ठीक है, और जब मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इंडिकेट कि अब वो जो फीमेल है दैट इज रेडी फॉर रिप्रोडक्शन. नाउ शी इज रेडी और शी इज केपेबल फॉर रिप्रोड्यूसिंग. ठीक है, समझ में आ गया, वो रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी है. Both boys and girls experience such changes gradually, and these changes are the natural, of course, part of the process of the growing up. An important internal change is associated with adolescent girl is onset of the menstruation cycle. तो फीमेल की बॉडी में, ठीक है, गर्ल्स की बॉडी में प्यूबर्टी के टाइम पे इंटरनली क्या चेंज देखने के लिए मिलता है, तो इंटरनली मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, उस वक्त वहाँ पे एक फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुएशन होना स्टार्ट हो जाता है एट द एज ऑफ 11-12. और अब तो ये जो टाइम पीरियड है वो और ज़्यादा कम हो गया है, 9-10 हो गया है. ठीक है, एंड इट reoccurs generally every 28 to 30 days and is more commonly known as the period.
ठीक है, और ये फीमेल की बॉडी में हर 28 से 30 दिन में देखने के लिए मिलता है, जिसको हम पीरियड कहते हैं। ओके, क्लियर है? नाउ मेनी हेल्दी गर्ल मे हैव क्या है यहाँ पे, many healthy girl may have a longer or a shorter menstruation cycle ranging from 21 to 35 days। देखो अगेन ये भी किस पे डिपेंड करता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है ना। किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डेज का होता है, किसी का वो 30 डेज तक का वेरिएशन हो जाता है, किसी में 21-22 डेज में ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका बन जाता है। सो दैट ऑल आर नॉर्मल, है ना, कि अगर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो 22 दिन से 35 दिन तक के बीच में है, दैट इज नॉर्मल। अगर उससे ज़्यादा होता है या फिर उससे कम टाइम में ही स्टार्ट हो जाता है तो ये एबनॉर्मल है ना। तो उस केस में हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। Now, the menstrual cycle is an important natural process and it is one of the sign of the good reproductive health। ठीक है, तो इस menstrual cycle से ही हमें पता चलता है कि now the girl is ready to reproduce। The phase of the cycle when the blood discharge occur from the body is referred to as menstruation। तो menstruation क्या होता है कि जब ये जो फीमेल की बॉडी में, है ना, वैसे तो एग प्रोड्यूस होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, फीमेल की बॉडी में एग प्रोड्यूस होता है, एंड इफ दैट एग नॉट मीट विथ स्पर्म, ठीक है, उस एग को अगर स्पर्म नहीं मिलता तो वो फीमेल की बॉडी से शेड आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। नाउ इट मे लास्ट फॉर 3 to 7 days, ये 3 से लेकर 7 दिन तक रहता है। अगर इससे ज़्यादा रहेगा या फिर इससे कम रहेगा देन अगेन वो एक प्रॉब्लम है, तो फिर उस केस में हमको डॉक्टर को ही रेफर करना चाहिए। some girls may feel pain or discomfort in the lower abdomen during these days, usually by the age of 45 to 55 menstruation stop naturally। तो ये जो menstruation है हमारा, है ना, जो menstrual cycle है starts from at the age of 10 to 11 and ends at the age of 45 to 55। ठीक है, ये तब तक चलता रहता है, एंड दैट टाइम पीरियड वो इंडिकेट करता है कि एक फीमेल की बॉडी इसी टाइम पीरियड पे रिप्रोडक्शन कर सकती है। क्लियर? नाउ, और जब एक फीमेल जो है वो 45 से 55 के बीच में आ जाती है, तब ये जो उनका मेंस्ट्रुएशन है, जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो अपने आप ही स्टॉप हो जाता है। क्लियर? जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। मेकिंग द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज इन अ वुमेन्स लाइफ। तो उस वक्त वुमेन्स की जिंदगी से वो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाता है। ठीक? ब्रेकिंग मिथ अबाउट द मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुएशन के बारे में क्या क्या मिथ है? मिथ मतलब जो चीज हम मान के चलते हैं बट वो सच्ची नहीं है ना। हमने इसे मान लिया, क्यों? क्योंकि हमने सुना है, हमने अपने घर में सुना है, हमने किसी को बोलते हुए सुना कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा इस टाइम पे। सो बट दैट ऑल आर फॉल्स। ठीक है, वो सबके सब गलत है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। जो गलत है बट हम उनको मान रहे हैं। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से मान रहे हैं। सो देयर आर मेनी रॉन्ग बिलीव्स अबाउट द मेंस्ट्रुएशंस दैट ऑफन लीड टू अननेसेसरी फियर, शेम और इवन गिल्ट। These beliefs have given rise to certain myth and the taboos which we have to break, and among such myth and taboos, physical isolation of the menstruating girl is unfortunately still quite prevalent। Yes, तो आज के टाइम पे आई थिंक कि बहुत कम जगह ऐसा होता है, राइट? लेकिन पहले के टाइम पे, मतलब पहले क्या, बहुत पहले के टाइम से अगर हम देखें तो जब एक फीमेल की बॉडी में, ठीक है, जब एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता था तो क्या करते थे, उसको फिर एक अलग ही कमरा दे देते थे, उसको एक अलग जगह दे देते थे कि भाई वो अब हमारे साथ उस टाइम पीरियड के लिए नहीं रहेगी, है ना। वो उसको अलग कमरा दे दिया, वो अलग ही रहेगी, जितने दिन भी उधर ही अपना खाएगी रहेगी, जो करना है वो अपना अकेली रहेगी, हमारे साथ उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अदरवाइज हम भी ऐसा बोल सकते हैं कि अशुद्ध टाइप का वो ऐसा मान के चलते थे कि हम भी वैसे ही अशुद्ध हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए उसको क्या करते थे, घर से थोड़ा सा दूर भेज देते थे। दैट इज सो अगेन सी, उस टाइम पे क्या होता है, एक फीमेल बॉडी फील सो लो,
है ना, बहुत डाउन फील हो जाता है उस वक्त पे, और फिर घर वाले भी नहीं होते, कोई भी नहीं होता, अकेले ही उधर रहेंगे, हम खाएंगे पीएंगे जो भी है, कोई बात करने के लिए भी नहीं होता. सो दैट इज अगेन सो पेनफुल. बट पहले के टाइम के लोग ऐसा करते थे, एंड आई थिंक कि अभी भी ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा होगा. ओके, दैट इज यू नो, हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत गलत चीज़ है ना, और ये जो मिथ है इसको हमें बर्स्ट करना चाहिए. नाउ menstruation is a natural process and such myth have no scientific basic. By encouraging a scientific outlook towards the menstruation, we can help society appreciate the need to promote good reproductive health of the women and contribute positively towards a healthier lifestyle for the women. See, menstruation तो हमें ये इंडिकेट कर रहा है ना कि नाउ द फीमेल इज रेडी टू हैव अ चाइल्ड, राइट. सो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में फीमेल की टेक केयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे उसका टेक केयर नहीं होगा, है ना, हो सकता है कि आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है कि आगे जाके यू नो रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाए. क्योंकि मान लो कि किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 10 और 11 स्टार्ट हो गया, बट उस बच्चे को तो अभी इस बारे में नॉलेज ही नहीं है ना, तो कौन गाइड करेगा, जो घर के बड़े हैं वो गाइड करेंगे. बट अगर वो खुद से ही उस बच्चे को अपने से दूर कर देंगे, है ना, कि बोलेंगे कि नहीं भाई अभी ये टाइम पीरियड चल रहा है तो इस टाइम पीरियड पे घर के लोगों के साथ नहीं रहना है, अपना एक अलग कमरे में रहना है, ठीक है, लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करना, तो उस केस में बच्चा क्या सीखेगा. उसको जितनी चीज़ें समझ में आएगी मे बी वो हेल्दी हो सकता है ना, जो भी वो उस टाइम पे वो प्रोसेस को अप्लाई करे मे बी वो अनहेल्दी हो सकता है, बाद में उसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए, बिकॉज उसको अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉलेज नहीं होगी, है ना. तो फैमिली मेंबर्स हैव टू गाइड अबाउट दीज थिंग्स. तो पहले के टाइम पे तो ऐसा वो गाइड करते नहीं थे, क्यों, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा शेम की बात होती थी, है ना, कि नहीं भाई हम इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे. तो इस वजह से क्या होता था कि लोगों के पास नॉलेज नहीं थी, एंड अब जिनके पास नॉलेज थी वो एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शेम, है ना. तो गाइडेंस नहीं होगा तो ऑफ कोर्स चीज़ें रॉन्ग डायरेक्शन में ही जाएंगी, फिर इसी तरीके से सोच बनेगी. ओके, तो इसी टैबू को, इसी मिथ को हमें खत्म करना है. नाउ adolescence is not just about a physical change or the change associated with the reproductive capabilities, but also about the emotional and the behavioral changes. Let us discuss them. तो adolescence के टाइम पे सिर्फ हमारी बॉडी में ग्रोथ नहीं आता है ना, हमारा इमोशनल, मेंटल, इन सब बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं. एट द टाइम ऑफ द एडोलेसेंस हमको यू नो कभी हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, ठीक है, कभी हम सैड हो जाते हैं, कभी हमें बहुत ऐसा किसी को देख के ऐसा कि आप तो इसको पीट देंगे, है ना, तो ऐसा कुछ हो जाता है जबकि सामने वाले ने कुछ किया भी नहीं होता है. तो ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे इमोशनल चेंजेस हैं, है ना. तो फिजिकल चेंज के साथ साथ हमारी बॉडी में बिहेवियरल चेंजेस एंड इमोशनल चेंजेस भी आते हैं एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस. सो इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलेसेंस, तो इसके बारे में बात करते हैं. इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलेसेंस, किस किस टाइप के चेंजेस हमको देखने के लिए मिलेंगे. सो लेट अस लिस्ट, टेक अ मोमेंट टू थिंक इफ देयर आर एनी चेंज इन योर इमोशंस. तो देखो ये तो आपको देखना पड़ेगा कि जब आप छोटे थे, है ना, तब आप क्या करते हो, मम्मी ने कह दी कि भाई आप कोई भी चीज़ खा रहे हो तो आपको अपने साथ वाले लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा. तो उस टाइम पे तो हम बात मान लेते हैं ना जब हम छोटे बच्चे होते हैं. फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो फिर हमारे अंदर थोड़ा सा ईगो आ जाता है कि भाई मैं अपनी चीज़ किसी को क्यों दूँ, है ना. फिर हम अपनी चीज़ें छुपाने लग जाते हैं कि भाई अगर मुझे ये चीज़ खानी पसंद है तो मैं इसको पूरा खा जाऊंगा, मैं अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, है ना. या फिर जब आप कोई नई चीज़ खरीद के लेकर आते हैं तो पहले क्या होता था कि आपको बहुत ऐसा शो करने का बहुत मन करता था कि भाई अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगा कि ये देखो ये मैंने खरीदा है, ये मेरे फ्रेंड्स ने दिया, ये मेरे चाचा जी ने दिया, ये मेरे दादाजी ने दिया, तो ऐसा हम शो करते हैं. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये सारी आदतें जो है हमारी वो बदल जाती है. हम लोगों से हाइड करना शुरू कर देते हैं, है ना. हम बोलते हैं कि नहीं भाई मैं तो नहीं बताऊंगा. लेकिन कुछ लोग उसके रिवर्स में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो शो करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस हमको देखने के लिए मिलता है. क्लियर. सो
Our behavior or that of your classmates and the friends in the past 1 or 2 years. These changes may be exciting, confusing or both, है ना. तो ये दोनों हो सकता है. बहुत ज़्यादा जो पर्सन है वो एक्साइटेड हो जाता है या फिर किसी चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. ओके, let us list some emotional changes in table 6.2 along with their probable effect on the behavior and the way of the positive growth and the development. So यहाँ पे क्या है, emotion changes their probable effect on behavior and the way of positive growth and the development. तो इसके बारे में ज़रा स्टेबल के बारे में बात करते हैं. जैसे कि इमोशनल चेंजेस में क्या हो जाएंगे, सबसे पहला हमारा मूड स्विंग्स. देखो यार, मूड स्विंग्स इट्स डिपेंड है ना कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं. ठीक है, अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनको हम पसंद करते हैं, ठीक है, तो फिर तो हमारा मूड अच्छा होगा, है ना. लेकिन अगर हमारे आसपास ऐसे लोग आ जाएंगे कि नहीं भाई ये हमको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे आसपास ही घूम रहा है ना, तो फिर हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं. फिर उस केस में यूं हमारा मूड स्विंग हो जाता है. ठीक है, सो प्रोबेबल इफेक्ट ऑन द बिहेवियर क्या हो जाता है, एंगेज इन वेरिड एक्टिविटीज़ लाइक म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स. तो उस केस में क्या होता है कि देखो, अगर मूड स्विंग्स होंगे तो हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश फील करें, हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा सैड फील करें. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमको खुद को एंगेज करना पड़ेगा, है ना. तो हम एक्टिविटीज़ में खुद को एंगेज कर सकते हैं. Now, way for positive growth, तो self exploration and involvement in activities that may lead to the creative and innovative. तो इससे क्या होगा, अगर हम पार्टिसिपेशन शो करेंगे स्पोर्ट्स में, डांस में, म्यूजिक में, स्विमिंग में, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हम अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे, हम अपने बारे में जान पाएंगे. Now, these strong emotions, तो इस टाइम पे हमारे इमोशंस में भी चेंजेस आते हैं. इंक्रीज सेंसिटिविटी, हमारी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. कंपैशन इन्वॉल्वमेंट इन दी सोशल वर्क, हम यहाँ पे लोगों से मिलना पसंद करते हैं, नए नए फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं. एंड इस स्टेज पे हमको ये भी पता चलता है कि नहीं भाई ये मेरा अच्छा दोस्त हो सकता है एंड इसके साथ मुझे वो वाइब नहीं आ रही है, तो हमें लॉन्ग फ्रेंडशिप रखनी ही नहीं है. तो इस स्टेज पे हमारे दिमाग में भी ये चीज़ें क्लियर हो जाती है. बट जब हम छोटे होते हैं तब उतनी सारी चीज़ें हमको क्लियर नहीं होती. जो हमारे साथ बैठ गया स्कूल में वो हमारा दोस्त बन गया, है ना, जिसने अपनी कोई चीज़ हमको दे दी, शेयर करा दी, तो वो हमारा दोस्त बन गया. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें हमारे बिहेवियरल में, हमारे इमोशनल में चेंज आने लग जाते हैं. तो इन सब चीज़ों को फिर हम समझने लग जाते हैं कि हर कोई हमारा दोस्त नहीं होता है. ठीक है, नाउ एनी अदर में क्या हो सकता है बताइए फटाफट से. देखो यहाँ पे हमारा मूड स्विंग्स हो गया, हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो गए, है ना. और क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस पे हम बहुत ज़्यादा खुश भी और दुखी भी, कुछ भी हो सकता है. अटैचमेंट्स जो हैं वो इसी एज में बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, कि मान लो आपका कोई कज़न है या फिर कोई ऐसा रिलेटिव है जिसके साथ आप बहुत लंबे टाइम तक रहे हो, कोई आपका भाई बहन है ना, लेकिन वो रियल नहीं है मान लो, ठीक है, आपके कजन्स वगैरह बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रहे हैं. तो इस एज पे क्या होता है कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए भाई, हमको तो उसके साथ ही रहना है, हमें उसी के साथ खेलना है, हमको उसी के साथ अपना खाना शेयर करना है. तो वो इमोशन जो है वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है. और इस एज की जो फ्रेंडशिप होती है वो भी बहुत लंबे टाइम तक चलती है. ठीक है, नाउ while discussing table 6.2, you may have explored the diverse behavioral changes in the adolescent, and this is because adolescence is often marked by the stronger emotions than childhood. ठीक है, तो इस टाइम पे जो हमारे इमोशंस होते हैं दैट इज मोर स्ट्रोंगर देन द इमोशंस वी हैड इन आवर चाइल्डहुड. क्लियर? These emotions might affect adolescent behavioral, like taking up, joining social, social initiatives to support these needy and the disadvantages, or developing deeper interest in a new areas. तो इसी में देखो, इसी एरिया में हमारी क्यूरियोसिटी, इसी एज में हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, हमें नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मन करता है, नई नई चीज़ें खोजने का मन करता है, इनोवेशंस का मन करता है
है ना, हमें लगता है कि हम ये भी चीज़ सीख ले, हमें ये भी आना चाहिए था, हमको वो भी आना चाहिए था, ये भी मेरा दोस्त होता, वो भी मेरा दोस्त होता। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का बिहेवियर हमारा बन जाता है एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, और इसी टाइम पे ना हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो दिमाग है, वो बहुत तेज़ दौड़ता है। अगर हम अपने एडोलेसेंस के टाइम पीरियड में कुछ चीज़ें सीखते हैं तो वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहती है। ठीक है, now understanding how our emotions influence our behavior and actions can help us to make better choice and respond to situations thoughtfully. Making adolescence a joyful experience. Okay, अब एडोलेसेंस में देखते हैं कि क्या हमारा जॉयफुल एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर किस तरीके से हम इसको जॉयफुल बना सकते हैं। नाउ द जर्नी ऑफ एडोलेसेंस इज अ यूनिक एक्सपीरियंस। हाँ, ऑफ कोर्स ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसी टाइम पे बहुत सारे मतलब मैक्सिमम चेंजेस जो हमारी बॉडी में होने होते हैं वो इसी टाइम पीरियड पे होते हैं। ठीक है, heightened curiosity and excitement during this stage of the life give adolescents a new viewpoint towards the almost everything around them. इस टाइम पे भी क्या होता है कि हमारी जो सोच है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमसे जिसने सीधा सीधा बोल दे कि भाई तुमको ये काम करना है, ऐसे करना है, तो हमने उतना जैसा सामने वाले ने बोला हमने वैसा सुना और हमने वैसा वैसा कर दिया। लेकिन जब हम इस स्टेज पे आते हैं तो हमारा माइंड डेवलपमेंट होता है। अब अगर हमें कोई काम बोलता है तो हम उस पर फिर क्वेश्चंस करते हैं कि भाई हमें ये काम क्यों करना है ना, इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या हम इसको इसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से आप हमको बता रहे हैं, क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते या फिर कोई दूसरा मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे क्या आता है कि हमारे दिमाग में और ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ज़्यादा क्यूरियोसिटी आती है, इनोवेशंस आते हैं, है ना, दैट इज़ गुड। ठीक है, ये क्या है, ये एक अच्छी बात है। गुड हैबिट्स, thoughtful decision and small actions can have a powerful positive impact on the overall well-being of the adolescent. Let us know about them. तो इस टाइम पीरियड पे जो हमारा डेवलपमेंट है ना, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, और हमें इनोवेशन एंड क्यूरियोसिटी तो हमारी मेंटेन रखनी ही चाहिए हमको। ठीक है, आज की भी अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी तो आप हो अपने एडोलेसेंस एज में, लेकिन बाद में कभी, है ना, कुछ टाइम के बाद जब आप अपने एडल्टहुड में आ जाओगे तब आप ये चीज़ देखोगे कि भाई ये चीज़ मैंने अपने बचपन में सीखी थी, एंड नाउ अभी भी मुझे वो चीज़ याद है, अभी भी वो मेरी हैबिट बरकरार है। ठीक है, नाउ मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स। तो इस टाइम पे हमें देखो अपने बैलेंस डाइट का, हमें अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी अभी ग्रोइंग स्टेज है। अगर हमने इसी टाइम पे अपने बैलेंस डाइट का ध्यान नहीं दिया, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं दिया, तो हमारी बॉडी में उस तरीके का ग्रोथ नहीं हो पाएगा जो हम सोच रहे थे। ठीक है, सो इन ग्रेड 6 चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, तो क्लास 6 में ये एक चैप्टर है। ठीक है, आई थिंक चैप्टर 3 है। यू लर्न अबाउट द नीड फॉर द हेल्दी डाइट, तो वहाँ से आप हेल्दी डाइट के बारे में पढ़ सकते हैं। Since adolescence is a period of the growth and development marked by several changes in the body, a nutritious diet is of utmost important. तो देखो ये जो हमारी एज होती है ये ग्रोइंग एज है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं और हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, हमारी बॉडी बढ़ रही है। तो उस केस में क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ना, इसी एज पे हमको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो अगर जो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी, और जो एडोलेसेंस में चेंजेस होते हैं वो हमारी बॉडी में चेंजेस होंगे तो, बट वो लेट होंगे और उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे इनकी क्या बातें चल रही हैं। फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू परफॉर्म वेल ऑन द प्ले ग्राउंड वी नीड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो प्रॉपर ग्रोथ के लिए, है ना, और अच्छे से खेलने के लिए, देखो प्ले ग्राउंड में जाके हम खेलेंगे तो उसके लिए भी हमको स्टैमिना चाहिए, उसके लिए भी हमको एनर्जी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि हमको प्रोटीन चाहिए और कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्योंकि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एनर्जी प्रेजेंट है। तो हमको वो एनर्जी चाहिए टू डू द थिंग्स। Not only that, we also need an adequate amount of the fat, vitamins and mineral as well. तो फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाई हमको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की ही जरूरत नहीं है। सी, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट भी रिक्वायर्ड, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमको प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की ही ज़रूरत है, उसके साथ साथ हमको वाइटमिन्स, मिनरल्स
एंड फैट की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बैलेंस डाइट में, हमारे खाने में इन्वॉल्व होनी चाहिए। क्या इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं? यस। नाउ इसके बाद है हमारा एक्टिविटी 6.3, लेट अस लिस्ट। तो यहाँ से बेटा अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ से एक्टिविटी 6.3 लेट अस लिस्ट विल डू इन नेक्स्ट क्लास। एंड देखो आज की क्लास में जितना भी हमने पढ़ा दैट ऑल आर टू यूजफुल, तो वो आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में भी यूज़फुल है, प्लस एग्जाम में भी आएगा तो वो भी अगैन यूज़फुल हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप खुद से भी एक बार NCERT की रीडिंग करें, और उसके बाद भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप चीज़ें पूछ सकते हैं। एंड ग्रुप में कैसे जुड़ेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, आप उस पर टैप करेंगे, हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, फिर हम आपको एंट्री देंगे और आप ग्रुप में एंटर हो जाएंगे। ओके, तो आप जैसे ही हमारे पास, जैसे ही आप उसको ज्वाइन बटन को प्रेस करेंगे तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा कि एटलीस्ट हमारे पास नोटिफिकेशन आए और हम देखें, तब हम आपको एंट्री दें। ओके, तो आज की क्लास फिर हम यहीं पे एंड करेंगे, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच।